चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं त्रिपुरा के बागबासा। सीएम योगी का संबोधन आ रहा है, सुन बातें। आप हर पहली बार देखा होगा कि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में समुदाय से जुड़ी हुई बहुत अच्छा काम किया। राष्ट्रपति पद पूरे देश के अंदर अच्छा काम हुआ है। राष्ट्रपति पद की है तो बोलना ही क्या। केंद्र सरकार में आपने देखा होगा भुगतान कायदे आवास नहीं थे अभी के बाद समुदाय के नहीं थे। उज्ज्वला योजना किया गया है, मिल पा रहे थे। इसके माध्यम से सामाजिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था। हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं मिल पा रही थी। सुरक्षा का वातावरण नहीं था। लेकिन 5 साल के बाद जब मुझे त्रिपुरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्री डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में आज यहां पर इन योजनाओं का लाभ हर घर तक बिना भेदभाव के त्रिपुरा वासियों को प्राप्त हो रहा है। और यही आह्वान करने के लिए आ रहा हूं। भाइयों बहनों, कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने बहुत विभाजन किया। आपने पहली बार देखा होगा एक जनजाति समुदाय से जुड़ी हुई बहन देश की राष्ट्रपति बनती है। देश की राष्ट्रपति बनती है। केंद्र सरकार में आपने देखा होगा पूरी कैबिनेट में सबसे अधिक मंत्री ओबीसी समुदाय से जुड़े हुए हैं। उन्हें नेतृत्व दिया गया है जिसके माध्यम से समाज का प्रतिनिधित्व कर सके और समाज को एक साथ मिल करके हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावनाओं को आगे बढ़ा सके। और इसलिए आज मैं आपके पास इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जगतलाल देवनाथ जो बागबासा से भारतीय जनता पार्टी के योग्य प्रत्याशी के रूप में आज आपके बीच आए हैं, इनके समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार का लाभ तब सबको मिल रहा है। आज में जाति के आधार पर नहीं, किसी अन्य बात के आधार पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं, फिर से डबल इंजन की सरकार बनाए और डबल इंजन की सरकार आपको सुरक्षा मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और विकास के पथ पर अग्रसर करेगी। ये अपील करते हुए आज मैं आपके बीच में आपसे अपील करने के आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बागबासा से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित मतदाता भाई और बहन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री जगतलाल देवनाथ को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप सभी सहमत हैं? श्री जगतलाल देवनाथ के लिए सहमत हैं सभी लोग? आप सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे। हर मतदाता 10-10 मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेगा। अभी से संकल्प लेकर के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो त्रिपुरा से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे।
विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले प्रचार के लिए वहां पर उतर चुके हैं सीएम योगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास लगातार हो रहा है। सीएम ने कहा, पीएम के मार्गदर्शन में सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है सभी को, ये सीएम योगी ने बात कही है। भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है पूरे देश भर में। आज देश में सुरक्षा का माहौल है, ये भी सीएम ने कहा है। उनकी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। भाजपा की सरकार आपको सुरक्षा देगी, आप बीजेपी को मौका दीजिए, आपको सुरक्षा वाला माहौल देश भर में मिलेगा। इस बात का भी जिक्र सीएम योगी ने किया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार युद्ध किस तरीके से चल रहा है। सीएम योगी की तमाम सभाएं होने वाली हैं। 2 दिन के त्रिपुरा के दौरे पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनकी जनसभा को संबोधित करते हुए उनको आपने सुना। पीएम के मार्गदर्शन में सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। देश में सुरक्षा का माहौल आज बना है। पहले इतिहास का भी जिक्र किया और पुरानी सरकारों को भी उन्होंने निशाने पर लिया और अपनी सरकार की खूबियों को बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। थोड़ी देर पहले त्रिपुरा के बागबासा से सीधे उनका संबोधन हमने आपको सुनवाया। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास निरंतर हो रहा है, इस बात का जिक्र किया और पीएम का नेतृत्व है, लगातार पूरा देश आगे बढ़ रहा है। त्रिपुरा में भी माहौल बीजेपी के पक्ष में बन रहा है और एक बार फिर से मौका बीजेपी को दीजिए तो लगातार विकास की गति को और आगे बढ़ाया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ें। बड़ी खबर, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला दिखाई दिया है। सत्ता में थे तो सपा बहादुर अखिलेश सैफई को समझते थे उत्तर प्रदेश, सत्ता से बाहर होने पर अब घड़ियाली आंसू। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अखिलेश यूपी को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, क्या लिखा है आपके सामने कंटेंट। सत्ता में थे तो सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव को सैफई को ही उत्तर प्रदेश समझते थे, सत्ता से बाहर होने पर अब वो यूपी को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक करते हैं। ये ट्वीट है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। सीधे ये निशाना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर और उन्होंने क्या ट्वीट किया, उनके ट्वीट का पूरा कंटेंट क्या है वो आपके सामने है। उन्होंने लिखा है कि सत्ता में थे तो सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी सैफई को ही उत्तर प्रदेश समझते थे, सत्ता से बाहर होने पर अब वो उत्तर प्रदेश को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक करते हैं। लगातार किस तरीके से ट्वीट के जरिए हमले हो रहे हैं बीजेपी और सपा में, इसी को आगे बढ़ाते हुए केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट हमने आपके सामने रखा। यूपी भाजपा संगठन में बदलाव पर बोले भूपेंद्र चौधरी। उन्होंने कहा कि संगठन में बदलाव हर स्तर पर होगा, ये उन्होंने बात कही है। प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्रियों में बदलाव होना तय है। क्षेत्रीय मोर्चा, जिला मंडल अध्यक्ष में भी तब्दीलियां होंगी। बजट सत्र के बाद बदलाव हो सकता है, इसका संकेत उन्होंने दिया है। इसी महीने होगा संगठन में बदलाव, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इसी महीने संगठन में बदलाव होगा और हर स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। इसको लेकर एक ठोस रणनीति बनाई जा रही है। संगठन में बदलाव हर स्तर पर होना तय है, इस बात के संकेत दिए हैं भूपेंद्र चौधरी ने। सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपना संगठन विस्तार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित किया, हालांकि 3 संशोधन उन्होंने किए और कुछ और लोगों को शामिल किया। सुभाषपा हो, आरएलडी हो, सभी दल संगठन विस्तार कर रहे हैं। बीजेपी में कब तक ये संगठन विस्तार देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि फरवरी बहुत महत्वपूर्ण महीना होगा। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और वो सारे लोग जुड़कर एक विचार के लिए हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व। हमारे यहाँ संगठन का कालखंड है, समय अवधि निर्धारित है। तो 2019 में संगठन का गठन हुआ था और 2022 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की इस बैठक में माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव को सर्वानुमति से पास किया गया कि इस बार हम सदस्यता और संगठन के चुनाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष और अगले साल लोकसभा का चुनाव है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन का कालखंड जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। स्वतंत्र देव जी के बाद मिड सेशन में मुझे काम करने का टाइम दिया है, पार्टी ने अवसर दिया है। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया है कि संगठन के पुनर्गठन की अनुमति दी जाए। तो उसमें आंशिक परिवर्तन के लिए पार्टी ने कहा है और हम बहुत जल्दी बैठ के बातचीत करके विचार विमर्श करके
उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों का विषय है, उनकी वो निजी पार्टी है और उनके लिए किसी को हटाना और बढ़ाना कोई बड़ा विषय नहीं है। आपने देखा होगा अभी समाजवादी पार्टी संशोधित सूची जारी कर रही है रोज लगातार। भाजपा में स्थिति ऐसी नहीं है। हम लोग एक संवैधानिक व्यवस्था से पार्टी को जोड़कर चल रहे हैं और भाजपा का जो कल्चर है, भाजपा का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, वो संवैधानिक व्यवस्था के साथ जुड़ा है और हम उस व्यवस्था के अनुसार ही आचरण कर रहे हैं और उस व्यवस्था को उसी अनुसार में लागू करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा के भाजपा में मौजूदगी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा है कि अब संघमित्रा मौर्य को सोचना है कि आगे वो क्या करेंगे, उनको तय करना है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भाजपा में संघमित्रा की मौजूदगी पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का बयान इसके बड़े सियासी मायने हैं। प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी सांसद है संघमित्रा मौर्य। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अगर इतना विवाद हो रहा है, क्या बीजेपी उन्हें फिर से टिकट देगी? नहीं, वो हमारी सांसद है और हमारे सिंबल से जीती है, लेकिन तय उन्हें करना है। ये निर्णय संघमित्रा जी को करना है। पार्टी तैयार है, लेकिन हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ है, उसमें क्या परेशानी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो जीती हैं और वो मोदी जी को लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बदायूं की महान जनता ने मतदान किया है और वो हमारी सांसद है, लेकिन तय उसे करना। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर सवाल। पीएम चुनाव के समय आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को हिंदू कहते थे। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणी क्यों नहीं हटाई गई? रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने के लिए पहल क्यों नहीं की? स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के वक्त इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं। उनका ट्वीट आप देख पा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो आखिर इन्हें नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने हेतु पहल आपकी तरफ से क्यों नहीं की गई? ये सवाल पूछ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। नया शगुफा उनका रामचरितमानस का टॉपिक उन्होंने पकड़ लिया है। इसी को लेकर वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अब देखिए, सवाल पूछे हैं पीएम से भी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी। दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं। चुनाव के वक्त में आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो आखिर इन्हें नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने हेतु पहल क्यों नहीं की गई? ये सवाल पूछ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। डिटेल बता दें आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य का नया शगुफा इसे आप कह सकते हैं। सपा महासचिव है स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस को लेकर सवाल पूछा है। पीएम चुनाव के समय आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई और नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणी क्यों नहीं हटाई गई? सवाल ये पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने के लिए आपकी तरफ से आखिर पहल क्यों नहीं की गई? ये सवाल पूछ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री मोदी से भी और आरएसएस प्रमुख से भी। नया शगुफा है रामचरितमानस को लेकर, लगातार वो ट्वीट्स कर रहे हैं। एक नया ट्वीट उनका सामने आया है। अब आगे बढ़े, बड़ी जानकारी जालौन से है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का बड़ा बयान सामने आया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा के खेमे में बौखलाहट का माहौल है। बीजेपी सरकार में सभी निर्णय जनता के विरोधी, बृजलाल खाबरी कह रहे हैं। और संविधान किसी की धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंचाने की परमिशन नहीं देता। संविधान किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की परमिशन नहीं देता है, ये वो कह रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद जो चीज़ देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है और इस बौखलाहट के रिजल्ट को हम जानते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, इसलिए उनके अंदर बौखलाहट है। कानपुर से अगली बड़ी खबर। कानपुर के हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल पर कब्जे का विवाद गहराता जा रहा है। 50 से ज्यादा महिला टीचर ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। मुस्लिम एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अब्दुल हसीब पर आरोप लगाया। स्थानीय पुलिस के साथ स्कूल पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया गया। इरफान सोलंकी के चाचा मिराज का पार्टनर है आरोपी अब्दुल हसीब। ये जानकारी पुलिस कमिश्नर ने विवाद को सुलझाने की बात कही है। ये मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर से बड़ी खबर, हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल पर कब्जे का विवाद
बढ़ता हुआ। 50 से ज्यादा महिला टीचर ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। मुस्लिम एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अब्दुल हसीब पर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय पुलिस के साथ स्कूल पर जबरन कब्जे का आरोप है। हलीम मुस्लिम की बहुत सारी टीचर्स आज पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंची हैं। हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में काफ़ी दिनों से विवाद चला आ रहा है और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में पुलिस पहुंची थी हलीम मुस्लिम कॉलेज में। जो प्रिंसिपल हैं सबा खान, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्यों आप लोग यहाँ पे आए हैं? हम लोग कमिश्नर साहब से ये गुहार लगाने आए हैं कि कल हमारे स्कूल प्रेमिसेस में हसीब जो कि निष्कासित महामंत्री हैं और एक अपराधी भी है, इरफान सोलंकी के जो चाचा हैं मिराज सोलंकी, उसके पार्टनर भी हैं। साथ में 3 जून के दंगे में भी इसका नाम है, जिसमें बहुत से आला अधिकारी उसके साथ मिले हुए हैं और उसका नाम हटा दिया। लेकिन अपराधी को कैसे सुरक्षा प्रदान कर दी गई, कमिश्नर साहब से पूछा तो वो कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट से पूछिए। अरे सुरक्षा स्कूल प्रेमिसेस में किसी को कैसे दिए? स्कूल में तो बच्चे पढ़ने आते हैं, टीचर होती, वहाँ कोई दंगे फसाद तो हो नहीं रहे। और इनको लेके आई पुलिस और लाने के बाद उसने ये कहा कि कमिश्नर से मिसगाइड करा। कमिश्नर साहब ने कहा है कि स्कूल के ताले तोड़ दो, मेरा ऑफिस का ताला। किसने कहा? ये हसीब कह रहा था और साथ में जो उसके पुलिस थी, पुलिस ने तो खैर मना किया कि मैं ताला नहीं तोड़ने दूंगा, ऐसा कोई आदेश नहीं है। स्कूल प्रेमिसेस में जब एग्जाम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, कैसे पुलिस दरदाव करें? मिले नहीं। मेरे पास वीडियो, मैंने अभी वीडियो दिखा दी। हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में विवाद चल रहा है कब्जे को लेकर कि किस सोसाइटी का ये कॉलेज है, और इसको लेकर के कल पेपर चल रहे थे, एग्ज़ाम चल रहे थे। उस दौरान पुलिस पहुंची, पुलिस के साथ हसीब व्यक्ति पहुंचे जो अपने आधिपत्य जमाने की कहे जा रहा है कि बात कर रहे हैं। ऐसे में एग्ज़ाम्स चल रहे थे। आज टीचर्स पुलिस कमिश्नर के ऑफिस आए हैं शिकायत करने कि जब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ऐसे वक्त पुलिस को भेज करके कानपुर पुलिस ने ठीक नहीं किया। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। मुस्लिम इंग्लिश स्कूल का एक प्रकरण प्रचलित है जिसमें एक पक्ष माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लेके हमारे पास आए थे। उच्च न्यायालय के आदेश में ये अंकित था कि दूसरा पक्ष जो विद्यालय परिसर में प्रवेश करना चाहता है वो प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो प्रत्यावेदन देने के उपरांत कमिश्नर पुलिस कानपुर को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि इनको आवश्यक सुरक्षा प्रदान कर दी जाए ताकि वे स्कूल में प्रवेश कर पाएँ। इसके अनुपालन में उनके प्रत्यावेदन के आधार पर इनको पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था। तो क्या है पूरा मामला, तफसील से आपको बताते हैं। कानपुर के हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल पर कब्जे का आरोप लगा हुआ है और देखिए स्कूल की 50 से ज्यादा महिला टीचर्स का ये बड़ा आरोप है। मुस्लिम एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अब्दुल हसीब पर आरोप लगाया गया है। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर के स्कूल पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया गया। अब्दुल हसीब पर 20 से 25 साथियों के साथ मिलकर के स्कूल पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है और इरफान सोलंकी के चाचा मिराज का पार्टनर बताया जा रहा है आरोपी अब्दुल हसीब। ये भी आप जान लीजिए। देखिए मुस्लिम एसोसिएशन कानपुर चलाता है हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल और सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल। पुलिस कमिश्नर ने विवाद को जल्द सुलझाने की बात कही और इसी को लेकर पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस पूरे ही विवाद को सुलझाने की जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी और जल्द ही पूरा विवाद सुलझा दिया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़े। इटावा से खबर। इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे की जानकारी मिल रही है। मैनपुरी अपर जिला जज पूनम त्यागी की इलाज के दौरान मौत की खबर है। इटावा के एसपी ग्रामीण ने मौत की पुष्टि कर दी। कार दुर्घटना में जज की मौत हो गई, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। इटावा से खबर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। मैनपुरी अपर जिला जज पूनम त्यागी की इलाज के दौरान मौत की जानकारी। इटावा के एसपी ग्रामीण ने मौत की पुष्टि की है, मौत की जानकारी दी। कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें जज की जान चली गई है। हालांकि उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां पर उपचार चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान मौत की खबर है। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अशोक सिंह। नितिन शर्मा इलाहाबाद बार एसोसिएशन के महासचिव बनाए गए हैं। अन्य पदों के लिए मतगणना अभी भी जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नतीजे घोषित हो गए हैं और अध्यक्ष बने अशोक सिंह। नितिन शर्मा इलाहाबाद बार एसोसिएशन के महासचिव बनाए गए। इसी पर मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। मोइन, क्या जानकारी?
देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 30 जनवरी को वोट डाले गए थे। 1 फरवरी से काउंटिंग शुरू हुई और आज अब से कुछ देर पहले अध्यक्ष और महामंत्री 2 पदों के लिए जो है वो रिजल्ट जो है वो औपचारिक तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। अध्यक्ष पद पर अशोक सिंह जो है वो निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उन्होंने अनिल तिवारी को 312 वोटों से हराया है, जबकि जो महासचिव का पद है उस पर नितिन शर्मा वो विजयी हुए हैं और उन्होंने विक्रांत पांडे को 357 वोटों के अंतर से हराया है। जो बाकी अन्य प्रमुख पद हैं उन पर वोटों की गिनती चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात तक कुछ अन्य पदों पर जो है नतीजे वो घोषित हो सकते हैं। बाकी अभी 2 से 3 दिन और लगेगा पूरी जो मतगणना है उसे खत्म होने में। अच्छा, अध्यक्ष पद के लिए अशोक सिंह और महासचिव के लिए नितिन शर्मा, ये पहले से ही लग रहा था कि इन्हीं को फाइनल होना है या फिर यही जीतेंगे? मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि शुरुआत से जब से नॉमिनेशन हुआ था तब से इन्हें एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था। जो माना जा रहा था कि जो पहले 2 या 3 स्थानों पे रहेंगे, तो इन दोनों के नामों की चर्चा थी। हालांकि मुकाबला बहुत टफ हुआ जो है वो सिर्फ 300 वोटों के फर्क से जो है वो हार जीत हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना नजदीकी मुकाबला था। और जिन बाकी अन्य पदों पर मतगणना चल रही है, जिनके नतीजे अभी आने बाकी हैं, उन पर भी इसी तरीके से जो है वो नजदीकी मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल ठीक है, और देर रात तक सारे नतीजे सामने आ सकते हैं, घोषित किए जा सकते हैं। ये जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया मोइन पूरी जानकारी के लिए। यूपी में रालोद का कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। गन्ना मूल्यों की घोषणा न करने पर ये गुस्से में है, नाराज हैं, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। आवारा पशुओं के मुद्दे को लेकर भी नारेबाजी लगातार हो रही है। गन्ने का बकाया भुगतान न करने पर प्रदर्शन रालोद की तरफ से किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन जारी है रालोद का। गन्ना मूल्यों की घोषणा न होने से ये नाराज हैं और आवारा पशुओं के मुद्दे को लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है रालोद की तरफ से। गन्ने का बकाया भुगतान नहीं होने से इनकी नाराजगी बाहर आ रही है, उजागर हो रही है। रायबरेली कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन का प्रदर्शन लगातार जारी है। मांगों को लेकर वकीलों के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन की जानकारी है। वकीलों ने उपजिलाधिकारी को एक मांग पत्र भी सौंपा है। वकीलों को 5 लाख तक के मुफ्त बीमा की मांग कर रहे हैं। 60 साल से ज्यादा आयु वाले वकीलों की पेंशन की भी ये मांग कर रहे हैं। रायबरेली से खबर, वकीलों का प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी, अपनी अपनी मांगों को लेकर ये पहुंचे हुए हैं। उपजिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। वकीलों को 5 लाख तक के मुफ्त बीमा की मांग इनकी और साथ ही साथ 60 साल से ज्यादा आयु वाले वकीलों को पेंशन देने की भी ये लगातार मांग कर रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर, कानपुर के बिल्हौर में पत्रकार मुनि कुशवाहा की हत्या की गई है। बिल्हौर में शादी समारोह के दौरान ये हत्या हुई। पोस्टमार्टम के लिए पत्रकार का शव भेजा गया है। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी जानकारी मिलेगी उसके आधार पर फिर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। कानपुर से खबर, कानपुर के बिल्हौर में पत्रकार मुनि कुशवाहा की हत्या, शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे और वहीं पर इनकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। पुलिस ने शक के आधार पर जानकारी ये है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। इनसे पूछताछ लगातार हो रही है। मौके पर हुआ क्या था ये जानने की कोशिश होगी। कुछ लोग जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे गहनता से पूछताछ। मेरठ से बड़ी खबर है, मेरठ में युवक ने सगाई तोड़ने पर लड़की पर हमला कर दिया। लड़की गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। नशे में धुत युवक ने वारदात को अंजाम दिया और गलत आदतों की वजह से युवती के परिजनों ने शादी तोड़ दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। युवती की हालत गंभीर, मेरठ से खबर, युवती ने सगाई तोड़ने पर लड़की पर हमला किया, अटैक किया। लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। नशे में धुत हुआ था युवक, नशे में धुत था और वारदात को अंजाम दिया। गलत आदत युवक की बताई गई जिसकी वजह से परिजनों ने शादी को तोड़ने का फैसला लिया। चरस वरस पीता था, गांजा पीता था, अफीम पीता था, शराब पीता था, गुटखा के ये करता था। ये कहता था कि नहीं गोली मार दूंगा, गोली की धमकी देके गया था 30 तारीख को कि तेरा गोली मार दूंगा। उसके हाथ में ही नहीं वो था उस तरह से काटी गर्दन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।